तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। ब्लड डीमन आर्ट की फर्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। जैसे कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि मेरी पहले वाली जो सीरीज जिसको मैंने स्टार्ट किया था और अभी तक सिर्फ 6 ही एपिसोड्स अपलोड की थी, मास्टर ऑफ द डिवाइन वर्ड, वो सीरीज की सारी एपिसोड्स मेरे चैनल से डिलीट हो चुकी हैं क्योंकि उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई थी। एक वीडियो के ऊपर स्ट्राइक आई और बाकी की सारी वीडियोस को यूट्यूब की तरफ से ब्लॉक कर दिया गया था। इसी वजह से मुझे वो रिमूव करना पड़ी और जल्दी जल्दी में मैंने ये वाली सीरीज को पिक कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको उसकी जगह पर ये वाली सीरीज पसंद आएगी। तो इस एपिसोड की शुरुआत में 2 लोगों को दिखाया जाता है जो कि क्लिफ के ऊपर खड़े होती है और उसके नीचे एक एबिस होती है, यानी कि एक खाई होती है और इस खाई को होपलेस डीमन एबिस कहा जाता है क्योंकि कभी यहाँ पर डीमंस और टेरेंस के दरमियान में फाइट हुई थी और कहा जाता है कि डीमन किंग यानी डीमन एम्परर यहीं पर इस जगह पर मरा था। तो ये दोनों लोग यहाँ पर क्यों खड़े होते हैं? इन दोनों लोगों ने अपनी फैमिली के एक यंग मास्टर को बोरी में बंद करके उसको मारकर यहाँ पर इस एबिस के अंदर फेंक दिया होता है। दोनों ऊपर खड़े बातें कर रहे होते हैं। एक दूसरे से कहता है कहीं लॉन्ग फैमिली वालों को इस बारे में पता न चल जाए। दूसरा उससे कहता है नहीं, उन लोगों को इस बारे में नहीं पता चलेगा। तभी ये लड़का कौन सा कोई महान इंसान था, ये एक बेवकूफ था और ऊपर से इसके पास तो कल्टीवेशन की पावर भी नहीं थी। वैसे भी ये याओ फैमिली का एक बहुत ही बेकार सा लड़का है, कौन सा इसके मरने पर किसी को फर्क पड़ने वाला है। दूसरा बंदा उसे कहता है लेकिन ये तुम्हारा भाई भी तो है, तुम भी तो याओ फैमिली के यंग मास्टर हो, ऊपर से ये लॉन्ग फैमिली का सन इन लॉ है यानी कि ये उनका दामाद है। दूसरा बंदा उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, हमने जो करना था वो कर दिया है, हमने इसकी डेड बॉडी को भी अब यहाँ पर फेंक दिया, अब ये यहाँ से बाहर तो नहीं निकल सकता। यही बात यहाँ पर लॉन्ग फैमिली वालों के दामाद की, तो उनको दूसरा दामाद भी दिया जा सकता है। मैं भी उनका दामाद बन सकता हूँ क्योंकि मैं भी तो याओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ। वो दोनों यहाँ पर इसकी डेड बॉडी को बोरी में बंद करके फेंक कर वहाँ से चले जाते हैं। तो हमारे यंग मास्टर की यानी जो हमारा हीरो है जिसका नाम याओ जुई है, उसका हाथ उस बोरी के अंदर से बाहर निकलता है और बोरी के अंदर से उसका बहुत सारा ब्लड बह रहा होता है। यहाँ पर हमारा याओ जुई मर चुका है। उसके मरने के बाद उसका जब ब्लड वहाँ पर निकल रहा होता है क्योंकि जैसे इसको होपलेस डीमन एबिस कहा जाता है, तो यहाँ पर बहुत सारे डीमंस की आत्माएं भी रहती हैं। जब वो ब्लड वहाँ से बाहर निकलता है तो वहीं पर एक डीमन ऑफ पड़ा होता है, एक डीमन का जेम स्टोन या फिर इसको क्रिस्टल भी कह सकते हैं, वो पड़ा होता है। इसका ब्लड जब उस क्रिस्टल के साथ लगता है तो वो क्रिस्टल एक्टिवेट हो जाता है और उसके अंदर डीमन की सोल होती है, वो जल्दी से वहाँ पर अपीयर होती है। उस क्रिस्टल के अंदर जो डीमन कैद था वो डीमन कहता है तो फाइनली आज किसी ने मुझे यहाँ पर अवेकन कर ही दिया। मैं तो कितने लंबे अरसे से यहाँ पर इंतजार कर रहा था कि कोई यहाँ पर आए और मुझे जगाए। फिर साथ ही वो हमारे याओ जुई की बॉडी की तरफ देखकर कहता है ये लड़का तो बहुत ज्यादा कमजोर है लेकिन ये मेरे किस काम का है। फिर साथ ही जब वो इसको इंस्पेक्ट करता है तो उसे पता चलता है कि इसके पास जो ब्लड वेसल्स है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। वो कहता है लगता है कि ये मेरी हेल्प कर सकता है। मैंने अपनी सारी जिंदगी कल्टीवेट किया है और बहुत सारी पावर्स को हासिल किया, लगता है कि अब मैं सारी की सारी पावर्स इस लड़के को देने वाला हूँ क्योंकि इसी लड़के की बॉडी में मैं जिंदा हो सकता हूँ। तो उस क्रिस्टल के अंदर से उस डीमन की सोल बाहर की तरफ निकलती है और उस डीमन की सोल बाहर की तरफ निकलने के बाद उस बॉडी के अंदर हमारे याओ जुई की बॉडी के अंदर चली जाती है और वो डीमन हमारे याओ जुई से कहता है लड़के आज मैं तुम्हें ये वाली अपॉर्चुनिटी देने वाला हूँ। हो सकता है कि तुम अपनी सारी जिंदगी कचरे रहे होगे लेकिन अब तुम्हें कचरे नहीं रहे बल्कि अब तुम एक डीमन एम्परर बनने वाले हो। तो उस डीमन की आत्मा जब हमारे याओ जुई की बॉडी के अंदर समा जाती है बाद वो से कहता है चलो लड़के अब जल्दी से उठ जाओ। फिर के बाद हमारे याओ जुई को होश आती है, वो उस बॉडी के अंदर से बाहर निकलता है और कहता है ये क्या, मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसी के साथ उसका सर वहाँ पर बहुत ही तेजी से दर्द करना शुरू करता है। वो अपने सर पे हाथ रखता है और एक जोरदार चीख मारता है और कहता है जो पर हो क्या रहा है, ये सारी की सारी मेमोरीज कहाँ से आ रही हैं? क्या अब इसकी बॉडी के अंदर एक डीमन भी आ चुका है? तो डीमन उस वक्त से यहाँ पर है जब वहाँ पर जंग हुई थी, जहाँ पर हमारे याओ जुई को इस हकीकत के बारे में पता चलता है। जबकि कहानियों में ये लिखा गया है कि यहाँ पर डीमंस और टेरेंस के दरमियान में फाइट हुई थी, लेकिन इस मेमोरीज के जरिए से हमारे याओ जुई को पता चलता है कि यहाँ पर डीमंस और दूसरे एलियंस के साथ फाइट हुई थी। एलियंस जो कि दूसरे हीवन से यहाँ पर आए थे उनके साथ इनकी फाइट हुई थी। उस वक्त जो डीमंस का एम्परर था उसने सभी अपने डीमन साथियों से कहा कि उन सभी को मिलकर इनके ऊपर अटैक करना होगा, इन्हें यहाँ से निकालना होगा। हालांकि यहाँ पर डीमंस ने उन सारे के सारे ह्यूमन से आए हुए एलियंस को मार दिया, लेकिन उनकी वजह से यहाँ पर डीमन रेस को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। उनके बहुत सारे लोग मारे गए और डीमन किंग खुद भी काफी ज्यादा जख्मी था और बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका था। ये सारी फाइट क्योंकि इसी जगह पर हुई थी, इसी वजह से इस जगह को तब से लेकर अभी तक होपलेस डीमन एबिस कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उन डीमंस ने अपनी आखिरी उम्मीद को खो दिया था। हमारा याओ जुई कहता है तो आज मुझे फाइनली पता चल गया कि होपलेस डीमन एबिस का मतलब क्या है। तो आज मुझे इसके ओरिजिन के बारे में पता चला है। एंशिएंट बुक्स के अंदर जो लिखा हुआ था उसके मुताबिक तो यहाँ पर हमारे इंसानों की डीमंस के साथ फाइट हुई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे पता चल रहा है कि डीमंस की इंसानों के साथ कभी फाइट हुई नहीं थी। के साथ उसे झटका लगता है और वो पीछे की तरफ हटता है। पीछे जो दीवार होती है वो उसके ऊपर जब अपना हाथ लगाता है तो उस दीवार में काफी बड़ा डेंट पड़ जाता है। अब उसकी स्ट्रेंथ पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ये देखकर वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या ये मैंने किया है, लेकिन मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ गई, मैं तो इतना स्ट्रॉन्ग था ही नहीं, मेरे पास तो कल्टीवेशन की पावर ही नहीं थी। जहाँ पर वो हमें बताता है कि उसकी कल्टीवेशन की पावर कैसे गई। वो कहता है जब मैं 10 साल का था मेरे बड़े भाई ने, जो कि मेरा सौतेला भाई है, उसने मुझे इतना ज्यादा पीटा था, वो मुझे किक मार रहा था और इससे इतना ज्यादा मुझे किक मारी कि मेरी मेडियंस बर्बाद हो गई और मैं तब से लेकर अभी तक कल्टीवेट नहीं कर पा रहा। साथ ही अपने सामने उसी डीमन का वो क्रिस्टल दिखाई देता है। वो उसको उठाता और कहता है ये तो डीमन स्टोन है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है? लेकिन मैंने आज से पहले कभी भी इतने बड़े साइज का डीमन स्टोन नहीं देखा, ये तो कुछ ज्यादा स्पेशल लग रहा है। तुम्हारा याओ जुई इस डीमन स्टोन को अपने हाथ में उठा लेता और कहता है ये तो वाकई में काफी ज्यादा बड़ा है। वो डीमन स्टोन उसके हाथ में वहीं पर गायब हो जाता है, धुआं बनकर वहीं से उड़ जाता है। याओ जुई कहता है
तो अब मुझे समझ आया कि मैं यहाँ पर जिंदा कैसे हो गया, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे भाइयों ने मुझे मार दिया था और मुझे यहाँ पर फेंक दिया था। तो है कि मैंने गलती से यहाँ पर इस डीमन क्रिस्टल की जितने भी सोल की पावर थी उसको अपनी बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब कर लिया और मुझे यहाँ पर दूसरा मौका मिला है। मैं यहाँ पर दोबारा से रीबॉर्न हुआ हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी देर पहले जितनी भी मेमोरीज दिखाई गई थी वो सारी की सारी उसी डीमन की थी। डीमन की आत्मा इस वक्त मेरी बॉडी के अंदर है। ये सब कुछ सोचने के बाद हमारा हीरो जाओ जुई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है मेरा नाम जाओ जुई है और मैं कभी भी गिव अप नहीं करूंगा, क्योंकि अब मुझे यहाँ पर दूसरा मौका मिला है। मैं उन सभी लोगों से बदला लेने वाला हूँ, उन सभी लोगों से जिन्होंने मुझे ह्यूमिलिएट किया, जिन्होंने मेरी मेडियंस को बर्बाद किया, जो मुझे इंसान नहीं समझते, जो मुझे हमेशा तंग किया करते थे। ये वक्त आ चुका है कि अपनी वेंजेंस को पूरा किया जा सके। सभी को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। और इसके साथ ही वो वहीं पर बैठकर दोबारा से कल्टीवेट करना स्टार्ट करता है। जाओ जुई वहीं पर बैठकर कल्टीवेट करते हुए कहता है मैं जाओ जुई, मुझे अब यहीं पर बैठकर कल्टीवेट करना चाहिए। क्या मुझे अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाना होगा, सभी से ऊपर टॉप पर पहुंचने के लिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ेगा, ये लाजमी है। आज के बाद मैं कभी भी किसी के ऑर्डर्स को फॉलो नहीं करूंगा, बल्कि सभी को मैं ऑर्डर्स दूंगा। तो जाओ जुई वहाँ पर काफी देर बैठकर अपने आप को कल्टीवेट करता है और वहीं पर वो सारी मेमोरीज को भी जानकर देख रहा होता है। जाओ जुई अपनी आंखें खोलता है और कहता है इस दुनिया में बहुत सारी डीमन रेसेस हैं, डिफरेंट तरह के डीमंस हैं, बहुत सारे ट्रेजर्स हैं। इस डीमन ने वो सारे के सारे ट्रेजर्स और बाकी की सारी डीमन रेसेस को देखा हुआ है। इसी वजह से अब मेरे लिए आसान हो जाएगा डीमन हंट या फिर ट्रेजर हंटिंग। जो फाइनली यहाँ पर अब नया काफी कुछ पता चल रहा है। जाओ जुई भी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे महसूस होता है कि ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं। वो वहीं पर खड़ा जल्दी से जंप करता है और अपने आप को बचाता है। उसके पीछे वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। जाओ जुई कहता है अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो बहुत ज्यादा क्लोज था, अगर मैं जल्दी से वहाँ से डॉज नहीं करता तो ये सारे पत्थर मेरे ऊपर गिरते और मैं वहाँ पर नीचे दब जाता। साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर से उसे धमाके की आवाज आती है। वो जल्दी से उस तरफ जाता है और वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर दो डीमन बीस्ट आपस में फाइट कर रहे होते हैं। बड़ा सा स्नेक होता है जबकि उसके सामने एक छोटा मंकी होता है। वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इनका साइज बहुत सा बड़ा होता है जबकि मंकी का साइज काफी छोटा होता है। स्नेक आगे बढ़ता है, मंकी के ऊपर अटैक करता है, जबकि मंकी जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है। लेकिन स्नेक भी उसे कहाँ पर छोड़ने वाला है। स्नेक उसको खाने के लिए बार बार उसके ऊपर अटैक करता है तो वो मंकी जल्दी से जंप करते हुए के ऊपर लगे हुए एक पेड़ के ऊपर जाकर चिपक जाता है और वहीं पर से उसकी नकल भी उतार रहा होता है, जिसकी वजह से वो स्नेक काफी गुस्सा होता है। जबकि हमारा जाओ जुई दूर से जहाँ सब कुछ देख रहा होता है कहता है बंदा तो काफी नटखट लगता है, इसका साइज काफी छोटा है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग लगता है कि ये इस सांप का मुकाबला करके रहेगा। तो सांप फिर से अपना बड़ा सा मुंह खोलता है और बंदर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है ताकि अपना मुंह खोलकर उसको खा सके। जाओ जुई दूर से चिल्लाकर उसे कहता है छोटे दोस्त अपने आप को संभालो जो तुम्हारी तरफ आगे बढ़ रहा है। जबकि वो छोटा मंकी उस पेड़ के ऊपर से छलांग लगाता है। वहाँ पर एक बेल लटकी होती है, वो उस बेल को भी पकड़ लेता है। उस पेड़ के ऊपर से उस बेल के साथ लटका नीचे की तरफ छलांग लगाता है और बड़ी स्पीड से नीचे चला जाता है। इसके साथ ही वो उस बेल को उस सांप की मुंडी के पास ही वहीं पर लपेट देता है। वो उसको गोल गोल लपेटता है ताकि वो उसकी सांस बंद कर सके। एक तरफ से वो बेल ऊपर पेड़ के साथ लगी होती है, दूसरी तरफ से इसने उस बेल को उस सांप के साथ बांध दिया और उसको बांधने के बाद वो नीचे की तरफ जंप करता है और पत्थर के पास जाकर खड़ा हो जाता है और अपने पाँव को एक पत्थर के साथ टिकाकर बाजुओं के साथ जोर लगाता है और उस रस्सी को खींचता है। की वजह से उस सांप की सांस आना बंद हो जाती है क्योंकि वो उसकी रस्सी को वहाँ पर और ज्यादा कस रहा होता है। ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है हालांकि ये बंदर बहुत ज्यादा छोटा है लेकिन ये तो काफी ज्यादा समझदार लगता है। अभी तो ये साइज में छोटा है, मुझे लगता है कि इससे भी काफी बड़ा होना है और जब ये बड़ा हो जाएगा ये और भी ज्यादा समझदार और पावरफुल हो जाएगा। छोटा मंकी वहाँ पर उस स्नेक की रस्सी को खींच रहा होता है। जब उस रस्सी को ज्यादा खींचता है तो वो स्नेक वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हुए उस रस्सी को तोड़ देता है। वो उस रस्सी को तोड़ने के बाद फिर से उस छोटे बंदर की तरफ देखता है और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है। तो अब उस बंदर के पास वहाँ से बचने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। तो उसने जो भी उसके तरीके थे उससे यूज कर दिए। वो स्नेक अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसकी तरफ आगे बढ़ता है तो बंदर उसके दोनों जबड़ों को अपने हाथों से पकड़ लेता है। वो दोनों हाथों के साथ उसके जबड़े को खोल कर रखा होता है। स्नेक अभी भी अपने मुंह को बंद करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो इसी तरह ही उसे निकल जाए। जाओ जुई कहता है लगता है कि उस बंदर के हाथों से ये सब कुछ निकलता जा रहा है, मुझे उसकी मदद करना पड़ेगी वरना वो छोटा बंदर तो स्नेक का नाश्ता बन जाएगा। वहीं पर हमारे जाओ जुई को साथ एक बड़ा पत्थर दिखाई देता है। वो कहता है लगता है मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ और हमारा जाओ जुई भागता हुआ जाता है और जाकर उस पत्थर को उठाता है और उस पत्थर को उठाने के बाद जल्दी से ऊपर की तरफ जंप करता है और उस स्नेक के सर में जबरदस्त तरीके से वो पत्थर मारता है। वो पत्थर उस स्नेक के सर में लगता है तो वो पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाता है लेकिन उस स्नेक के सर के ऊपर जरा भी असर नहीं होता क्योंकि उस स्नेक के जो स्केल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं। जाओ जुई कहता है लगता है कि अब मेरी भी वाट लगने वाली है क्योंकि इसके स्केल तो बहुत ज्यादा हार्ड है और अब मैं भी इसके निशाने पर हूँ। तो वो स्नेक वहीं से अपनी पूंछ को घुमाता है और हमारे जाओ जुई के ऊपर अटैक करता है जिससे हमारा जाओ जुई पीछे वाली दीवार के साथ जाकर पटकता है। जाओ जुई के पीछे पटकने के साथ ही वो उठकर देखता है तो उसके मुंह से ब्लड निकल रहा होता है यानी कि वो जख्मी हो जाता है। कि उसी वक्त वो बंदर की तरफ भी देखता है। वो बंदर जल्दी से जंप करते हुए दीवार के ऊपर से चढ़कर इसके बाहर चला जाता है यानी क्लिफ के ऊपर चला जाता है। जाओ जुई चिल्लाकर उसे कहता है बंदर कहीं कि तुम तो कुछ ज्यादा ही बेवफा निकले। मैंने यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा दिया लेकिन तुम यहाँ पर मुझे अकेले छोड़कर भाग रहे हो। साथ ही हमारा जाओ जुई हंसना शुरू कर देता है और कहता है क्या वाकई में ऐसा होने वाला है? मैं अभी अभी यहाँ पर जिंदा हुआ हूँ और क्या मैं यहाँ पर दोबारा से मरने वाला हूँ? वो बड़ा सा डीमन स्नेक भी हमारे जाओ जुई के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो उसकी तरफ देखकर अपनी जुबान निकाल रहा होता है जबकि हमारा जाओ जुई कहता है अब लगता है कि वाकई में यहाँ पर मरने वाला हूँ। लेकिन साथ ही उसी वक्त
उसकी बॉडी के अंदर से वो डीमन की सोल जो होती है वो एक्टिवेट होती है और उसके अंदर से वो एक बड़ा सा डीमन बाहर निकलता है जो कि एक उसकी एनर्जी स्पिरिट फॉर्म में होता है। झाओ जुई की आंखों का कलर भी चेंज हो जाता है और झाओ जुई कहता है नहीं, मैं यहाँ पर मार नहीं सकता क्योंकि अभी तक मेरा वेंजेंस कंप्लीट नहीं हुआ। मुझे अभी अपने वेंजेंस के लिए यहाँ पर जिंदा रहना होगा, मुझे उन सभी से बदला लेना है। मैं कम से कम इस जगह के ऊपर किसी बड़े से स्नेक के हाथों से तो नहीं मर सकता। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 1 का एंड करेंगे तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि क्या हमारा झाओ जुई इस स्नेक को मार डालेगा और उसके बाद क्या वो इस होपलेस डीमन अबीस से बाहर निकल पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसी हैं आप सब लोग। ब्लड डीमन आर्ट के एपिसोड 2 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था झाओ जुई के सामने एक बड़े से डीमन स्नेक के साथ होता है और वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर नहीं मर सकता क्योंकि अभी तक मेरा बदला बाकी है, मुझे भी अपना बदला लेना है। तो वहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से वो डीमन सोल एक्टिवेट होती है और उसकी डीमन पावर्स रिलीज होती है। तो यहाँ पर हमें उस डीमन वैली के अंदर दिखाया जाता है कि वहाँ पर जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और इसी एनर्जी के निकलने के बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि झाओ जुई ने इस बड़े स्नेक को मार दिया होता है, उसने स्नेक की मुंडी काट दी होती है और उसकी आंखों से भी ब्लड बह रहा होता है। फर्स्ट एपिसोड में देखा था कि उसकी आंखों का कलर ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर उन्होंने स्नेक को मारते हुए इसको नहीं दिखाया, बस इस फाइट को स्किप कर दिया है। झाओ जुई इस डीमन स्नेक को मारने के बाद वहीं पर ग्राउंड के ऊपर लेट जाता है। झाओ जुई कहता है इस स्नेक को मारने में तो काफी ज्यादा मुश्किल हुई क्योंकि वो स्नेक को मारने के बाद वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो थोड़ी देर के बाद उसे भी काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। वो अपनी आंखें हल्के से खोलता है तो उसके सामने कौन होता है, उसके सामने वो छोटा बंदर होता है। छोटे बंदर को देखकर बहुत सा हैरान होता है, फिर साथ ही उसे कहता है छोटे बंदर तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा मनहूस हो, लास्ट टाइम तुम मुझे मिले थे तो मैं मरने वाला था, अब तुम यहाँ पर फिर से मेरे पास क्या करने के लिए आए थे और तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे। जबकि वो छोटा मंकी स्क्वीक स्क्वीक करते हुए से कुछ कहता है कि मेरे पीछे आओ। झाओ जुई से कहता है मैं तुम्हारे पीछे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाला क्योंकि तुम्हें बचाने के लिए वहाँ पर मैंने अपनी जान को दांव पर लगा दिया और तुम वहाँ पर मुझे छोड़कर भाग गए, तुम बिल्कुल भी वफादार नहीं हो। पर हमारे झाओ जुई को अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती है। उसकी पास्ट की मेमोरीज बहुत ज्यादा दुखदायक है क्योंकि जब वो छोटा सा बच्चा था तब उसे उसकी फैमिली के बाकी के सभी मेंबर्स बहुत ज्यादा तंग करते थे। ये एक नाजायज बच्चा है। झाओ फैमिली के मास्टर की एक वाइफ है, उसका ये बच्चा है, लेकिन इसे झाओ फैमिली का यंग मास्टर होने का रुतबा हासिल नहीं है। इसी वजह से बाकी के सारे जितने लड़के हैं वो इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते थे, वो इसे बहुत ही बुरी तरह से पीटते, बिना किसी वजह के वो इसे इतना ज्यादा पीटते थे कि इस बेचारे की हालत खराब हो जाती थी। वो उसे कहते थे कि तुम्हारी माँ सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी है, हमारे बाप से गलती होगी जिसकी वजह से तुम पैदा हो गए और तुम्हें यहाँ पर हमारी झाओ फैमिली होने का हक नहीं है और तुम्हारे नाम के साथ झाओ फैमिली का नाम भी नहीं आना चाहिए। यहीं पर उसका सीनियर ब्रदर जो कि उसके बाप का बेटा है यानी कि उसका सुतेला भाई है, हाथ में डंडा लेकर आगे बढ़ता और बाकी सभी से कहता है तुम सभी लोग साइड पर हट जाओ, मुझे इसको मारने दो। उसके हाथ में डंडा होता है, वो अपने डंडे के साथ हमारे झाओ जुई के सर में जबरदस्त हिट लगाता है और कहता है मुझे इस लड़के को मारकर हमेशा बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि इसको मारना बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मरे हुए कुत्ते को मारना। इसी के साथ ही हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है। तुम्हारे झाओ जुई ने जब वहाँ पर उस ब्लड डीमन स्नेक को मारा था तो उस ब्लड डीमन स्नेक को मारने के बाद वहाँ पर फिर से कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाता है। हमारे झाओ जुई को रीबॉर्न होने के बाद यहाँ पर एक नई आर्ट मिली है, एक नई टेक्निक मिली है जिसको ब्लड डीमन आर्ट कहा जाता है। वो उस ब्लड डीमन आर्ट की मदद से किसी भी डीमन को जब मारेगा तो उसका ब्लड पीने की वजह से जब ब्लड उसकी बॉडी में जाएगा तो वो उसकी आर्ट्स को सीख सकता है यानी कि उसके स्किल्स को ले सकता है। ये यहाँ पर इस डीमन स्नेक के स्किल्स को मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है, यहाँ पर बैठकर उसको सीखने की कोशिश करता है। झाओ जुई कहता है मैंने यहाँ पर उस बड़े से स्नेक मॉन्स्टर को मारा था लेकिन यहाँ पर क्योंकि इस होपलेस डीमन अबीस के अंदर खाने के लिए कुछ भी नहीं है, इसी वजह से मैंने उस डीमन स्नेक की बॉडी को ही खाना स्टार्ट किया। जब मैंने इसको कच्चा खा लिया तो उसका ब्लड मेरे मुंह में गया। यहाँ पर मुझे एक नई बात पता चली है कि मैं ब्लड डीमन आर्ट को यूज करते हुए जिस चीज को खाऊंगा, जिस डीमन की बॉडी को खाऊंगा, उसके ब्लड की वजह से मैं उसके एट्रीब्यूट्स को भी ले सकता हूँ। झाओ जुई कहता है तो चलो फिर यहाँ पर इसको ट्राई करके देखते हैं। वो वहीं पर बैठे बैठे ब्लड डीमन आर्ट को एक्टिवेट करता है तो उसकी बॉडी के अंदर उस बड़े से स्नेक डीमन की एक स्पिरिट जो होती है वो स्पिरिट फॉर्म में निकलती है। उसके बाद वो 10,000 डीमन एसेंस को यूज करते हुए अपने उस डीमन की अनात्मा को रिफाइन कर लेता है और उसके एट्रीब्यूट्स को ले लेता है। जब वो सारी की सारी एनर्जी वापस उसकी बॉडी के अंदर समा जाती है, झाओ जुई कहता है तो फाइनली मैं सक्सेसफुल रहा, जहाँ पर मैंने स्नेक के नए एट्रीब्यूट्स को सीख लिया। अब मैं एक सांप की तरह चल सकता हूँ और सांप की तरह भाग सकता हूँ। और इसी के साथ ही हमारा झाओ जुई जहाँ पर बड़ी अजीब सी शेप्स बनाने वाला है। ये स्नेक तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा लेकिन ये अपने आप से स्नेक बनकर दिखा रहा है। उसके बाद वो वहीं पर ग्राउंड के ऊपर नीचे गिर जाता है, अपने हाथों को क्लोज करता है और कहता है मैं स्नेक की तरह यहाँ पर रिंग भी सकता हूँ और स्नेक की तरह यहाँ पर बड़ी स्पीड से आगे बढ़ सकता हूँ। झाओ जुई कहता है ये तो अफसोस की बात है कि स्किल की मदद से मैं अपनी पूरी बॉडी को एक स्नेक नहीं बना सकता, कम से कम मैं स्नेक की तरह ग्राउंड के ऊपर रिंग तो सकता हूँ। हमारा झाओ जुई एक नई पावर हासिल करने के बाद यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो वहाँ पर खुशी के मारे नाच रहा होता है, जबकि उसी वक्त क्लिफ के अंत ऊपर से बहुत सारे दूसरे सांप उतर आते हैं। वो सारे सांप अपने बड़े सांप का बदला लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो इन सभी की तरफ देखता और कहता है ये तो बहुत ही अच्छे टाइम पर आए हैं, चलो ठीक है अब
देखते हैं कि मेरे स्नेक टाइप की पावर मुझे कितनी ज्यादा पावर देती है। हमारा शाओ जुई वहीं पर खड़ा होकर स्नेक आर्ट को यूज करते हुए अपने हाथों को सांप की तरह बनाता है और फिर साथ ही स्पेशल कुंफू को यूज करते हुए कहता है चलो देख लेते हैं स्नेक की पावर की वजह से मुझे और कौन से एट्रीब्यूट मिले हैं। शाओ जुई कहता है कि मैं अपनी नई पावर्स की मदद से इस वैली के अंदर किसी भी मूवमेंट को महसूस कर सकता हूँ। मैं उसमें अपने आसपास की आवाजों को सुन सकता हूँ। मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पर बहुत सारे स्नेक्स हैं। और फिर साथ ही वो ऊपर की तरफ जंप करता है और जंप करते हुए अपने हाथ को नीचे की तरफ करते हुए पावर को रिलीज करता है तो उसकी एनर्जी के साथ वहाँ पर एक बड़ा सा स्नेक बनता है। स्नेक पाम के साथ वो जब ग्राउंड के ऊपर अटैक करता है तो वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है और ग्राउंड के ऊपर जितने भी स्नेक होते हैं वो सारे के सारे स्नेक वहीं पर मर जाते हैं। शाओ जुई कहता है तो मैंने यहाँ पर एक ही अटैक में बहुत सारे स्नेक्स को मार दिया, जो तो बहुत ही अच्छी बात है। शाओ जुई कहता है मैंने इन सारे स्नेक्स को मारकर जला दिया और वो बड़े स्नेक की बॉडी को मैं पहले से खा चुका हूँ। बस यहाँ पर इस जगह पर खाने को कुछ भी नहीं बचा। मुझे लगता है कि अब मुझे इस वैली से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं यहीं पर रहा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। अभी यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसके सर में कोई चीज गिरती है। वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, चिल्लाकर कहता है कौन है यहाँ पर जिसने मेरे सर में कुछ मारा है। लेकिन उसके पीछे कुछ भी नहीं होता। वो नीचे की तरफ देखता है कि उसके सर में क्या लगा था। तो उसके सर में एक सेब लगा होता है। वो सेब की तरफ देखता है, फिर साथ ही वो ऊपर दीवार की तरफ देखता है तो वहाँ पर एक पेड़ के साथ मंकी लटका होता है। वो बंदर उसकी तरफ ही देख रहा होता है। शाओ जुई से कहता है लिटिल मंकी तुम यहाँ पर मेरे लिए वापस आए हो। कि अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं। क्योंकि अब हम दोनों दोस्त बन चुके हैं तो क्या तुम्हें यहाँ का रास्ता पता है? तुम तो यहाँ पर काफी अरसे से रह रहे होगे, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकलने में मदद कर सकते हो? वो छोटा बंदर भी उसे कहता है क्विक क्विक, यानी कि हाँ मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा। वो मंकी पेड़ के साथ जिस बेल के साथ लटका होता है वो उस बेल को उसकी तरफ फेंकता है। शाओ जुई कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बेल के साथ लटका ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करूँ? ऐसी वो जाकर उस रस्सी को पकड़ता है। साथ ही वो कहता है मैं एक बेकार लड़का था, मैं शाओ जुई जिसे कोई भी फैमिली में पसंद नहीं करता। मेरी माँ के अलावा पूरे के पूरे क्लैन में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरी केयर करता हो, जो मुझसे प्यार करता हो। लेकिन लगता है कि आज मुझे एक नया दोस्त मिल गया है। माँ के पास ये बंदर मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहा है। फिर साथ ही वो वहीं पर हल्का सा मुस्कुराता है, रोना शुरू कर देता है क्योंकि शायद उसको यहाँ पर पहली बार कोई दोस्त मिला है। फिर वो उस बेल के सहारे से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। वो उस बेल को पकड़कर दीवार के ऊपर की तरफ चढ़ रहा होता है। वो क्लिफ के ऊपर चढ़ रहा होता है। शाओ जुई कहता है कि मुझे यहाँ पर अपनी माँ के लिए जिंदा रहना है, मुझे यहाँ पर अपनी ऑनर के लिए जिंदा रहना और अपने बदले के लिए जिंदा रहना है, तो मुझे इस बेल के ऊपर चढ़ना पड़ेगा। साथ ही वो स्नेक फॉर्म को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से सांप की तरह बाल खाता हुआ ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। मुझे देखकर काफी हैरान होता है कि इसकी स्पीड पहले से बढ़ कैसे गई है। शाओ जुई जल्दी से जंप करते हुए क्लिफ के पत्थरों के साथ लिपट जाता है। वो मंकी उसे स्क्वीज स्क्वीज करते हुए कुछ कहता है। तो फिर से उसके सामने बेल लटकाता है कि तुम्हें इस तरह से जंप करते हुए ऊपर आने की जरूरत नहीं है, बल्कि आराम से इस बेल के सहारे ऊपर आओ। शाओ जुई छोटे मंकी से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, मैं कोई सांप नहीं हूँ। तुम्हें मैं कोई इच्छाधारी सांप लगता हूँ जो कि इंसानी फॉर्म में यहाँ पर हूँ। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उस डीमन स्नेक को मारने के बाद उसके एट्रीब्यूट्स को ले लिया है। मैंने यहाँ पर कुछ नई मार्शल आर्ट्स को कल्टीवेट किया है जो कि स्नेक टाइप की है। साथ ही हमारा शाओ जुई से कहता है लिटिल मंकी तुम मेरे साथ बहुत ही अच्छे से पेश आ रहे हो, क्यों ना मैं आज की बात तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर कहा करूँ। इससे कोई मसला तो नहीं है। आज से पहले ना तो मेरा कोई दोस्त और ना ही मेरा कोई छोटा भाई है, तो क्यों ना मैं यहाँ पर तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर कहूँ। तो ठीक है, आज के बाद मैं तुम्हें अपना लिटिल ब्रदर ही कहूंगा। मंकी उसकी बात सुनने के बाद तेजी से ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। हमारा शाओ जुई भी कहता है लिटिल ब्रदर जरा आहिस्ता चलो, मैं भी आ रहा हूँ। और वो उसके पीछे पीछे ऊपर की तरफ चढ़ना स्टार्ट करता है। हमारे शाओ जुई का छोटा भाई बड़ी स्पीड से ऊपर चला जाता है। वो ऊपर एक क्लिफ के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। तो शाओ जुई भी रस्सी को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ते हुए उस क्लिफ के पास पहुंच जाता है। वहाँ पर ऊपर एक केव होती है। शाओ जुई जैसे वहाँ पर करीब पहुंचता है तो छोटा मंकी भी उसकी रस्सी को खींच रहा होता है ताकि वो जल्दी से ऊपर ले आए। वो उसे खींच कर ऊपर ले आता है और हमारा शाओ जुई फाइनली उस क्लिफ के ऊपर पहुंच जाता है और उसे कहता है बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पर फिर से मेरी जान बचा ली। फिर शाओ जुई उठकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? क्या तुम मुझे ये वाली जगह दिखाना चाहते थे? ये तो एक केव है, लेकिन हम लोग यहाँ पर केव में क्यों जाना चाहते हैं? यहाँ पर कुछ ज्यादा स्पेशल है। तो वो दोनों उस केव के अंदर एंटर होते हैं। जैसे ही वो उस केव के अंदर एंटर होते हैं वहाँ पर सामने पानी होता है। शाओ जुई कहता है कि तुम अक्सर यहाँ पर खेलने के लिए आते होगे या फिर यहाँ पर पानी पीने के लिए आते होगे, तो कितने दिनों से पानी नहीं पिया। वो जल्दी से भागता हुआ जाता है, जाकर वहाँ से पानी पीना स्टार्ट करता है और उस पानी को पीकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये पानी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके अंदर से तो बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और साथ ही ये काफी मीठा भी लग रहा है। साथ ही हमारे शाओ जुई को वहीं पर केव की दीवार में कुछ लकड़ी का वेपन रखा हुआ दिखाई देता है। वो कहता है वो क्या है और वो जल्दी से आगे बढ़ता है और जंप करते हुए उस लकड़ी के वेपन को हाथ डालता है और उसको खींचकर बाहर निकलता है। तो उस वेपन को लेकर बाहर की तरफ जंप करता है तो वो पानी के ऊपर आकर गिरता है, लेकिन पानी के अंदर डूबता नहीं है और उस वेपन के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलती है। शाओ जुई उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है शाओ जुई कहता है मुझे तो लगा था कि ये कोई टूटा हुआ लकड़ी का टुकड़ा है जो कि ऊपर दीवार में धंसा हुआ है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये एक गॉडली वेपन है। उस गॉडली वेपन को हासिल करने के बाद जब वो पीछे की तरफ देखता है तो वो बंदर फिर से उसके सामने बैठा और उसके सामने बैठा कोई कर रहा होता है। शाओ जुई उसकी तरफ देखता है तो उसे उसके कान दिखाई देते हैं। वो कहता है तुम्हारे तो 6 कान है, इसका मतलब तुम एक मकाऊ बंदर हो। यहीं पर वो हमें मकाऊ बंदर के बारे में बताता है। वो उसे कहता है ये एक मैजिकल बंदर है जिसे हम लोग स्पिरिट एनिमल भी कह सकते हैं, जो कि हीवन और अर्थ के ओरा की वजह से पैदा होता है और ये बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा समझदार भी होते हैं। और जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं ये और भी ज्यादा समझदार हो जाते हैं। अपने 6 कानों की वजह से ये कई किलोमीटर दूर से भी किसी की भी आवाज को सुन सकते हैं। यही इनकी बहुत ज्यादा स्पेशल खासियत होती है। शाओ जुई
बोजदा खुश हो जाता है और कहता है लगता है कि मेरी किस्मत बोजदा अच्छी है, मेरी मेडियंस वापस मिल गई, मुझे मेरी कल्टीवेशन मिल गई, इसके अलावा मुझे एक गॉडली वेपन मिल गया और इसके साथ मुझे एक नया दोस्त भी मिल गया है। कि वो छोटा मंकी भी इशारा करते हुए कहता है क्या यहाँ पर तुम मेरी बात कर रहे हो कि मैं तुम्हें तुम्हारा दोस्त मिल गया हूँ। शाओशुई कहता है जबकि मेरे पास 6 कान वाला बंदर है, इसके अलावा मेरे पास गॉडली वेपन है, तो मुझे लगता है कि अब मैं अपना बदला ले सकता हूँ। तो उसी वक्त वो केव भी गिरना शुरू हो जाती है, केव के अंदर से पत्थर गिर रहे होते हैं और वो कहता है लगता है ये केव कोलैप्स होने वाली है, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो स्पीड से आगे बढ़ता है और जाकर अपने बंदर को उठा लेता है और अपने बंदर को उठाकर बड़ी स्पीड से भागते हुए क्लिफ से बाहर निकल आता है। वो दोनों जंप करते हुए क्लिफ के ऊपर चढ़ आते हैं, लेकिन ये दोनों अब होपलेस डीमन अबीस से बाहर निकल आए हैं। शाओशुई कहता है तो हम लोग तो बहुत ज्यादा क्लोज थे और यहाँ पर हम लोग इस केव के अंदर दब कर मरने वाले थे, लेकिन चलो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। शाओशुई कहता है तो हम लोग अब बाहर आ चुके हैं, तो अब आगे का प्लान क्या है। वो अपने छोटे बंदर से कहता है लिटिल ब्रदर क्यों ना हम लोग अपने घर चलते हैं। छोटा बंदर भी उसे कहता है क्विक क्विक, हाँ चलो अपने घर चलते हैं। और सही पर हमारा शाओशुई अपने घर की तरफ भी दिखाता है कि उसका घर एक पैलेस होता है, क्योंकि ये दामाद है लॉन्ग फैमिली का और लॉन्ग फैमिली काफी पावरफुल फैमिली है। शाओशुई यहाँ से सीधा अपनी लॉन्ग फैमिली में वापस जाएगा, जहाँ पर उसकी वाइफ उसका इंतजार कर रही है, लेकिन रास्ते में उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाली है, जो कि हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 3 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शाओशुई फाइनली होपलेस डीमन अबीस के अंदर से बाहर निकल आता है और उसे एक नया दोस्त भी मिल चुका है। वो उसे लेकर कहता है चलो हम लोग अपने घर वापस चलते हैं, तो वो लॉन्ग फैमिली में वापस आने वाला है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लॉन्ग फैमिली के गेट का सीन दिखाया जाता है। लॉन्ग फैमिली जाओशैंग इंपीरियल सिटी में रहती है। उनके शहर का गेट काफी ज्यादा बड़ा होता है, जहाँ पर 2 गार्ड्स खड़े होती है, जबकि हमारा शाओशुई अपने छोटे भाई के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। वो वहाँ पर पहुंचता है और कहता है चलो यहाँ पर हम लोग फाइनली पहुंच जाए और फाइनली मैं अपने घर वापस जाने वाला हूँ। शाओशुई इस बात से बहुत ज्यादा खुश होता है कि वो बहुत जल्दी गेट के अंदर एंटर होगा और उसके बाद लॉन्ग फैमिली में जाकर अपनी होने वाली वाइफ से मिलेगा। पीछे यहीं पर खड़ा होता है कि उसी वक्त उसे घोड़े के पाँव की आवाज आती है कि घोड़ा बड़ी स्पीड के साथ भागता हुआ आ रहा है। तो दूसरी तरफ से एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर और इसकी बिगड़ी हुई बहन, वो दोनों अपने घोड़ों के ऊपर वहाँ पर आ रहे होते हैं और साथ ही दूर दूर से चलाकर कह रहे होते हैं सभी लोग रास्ते से हट जाओ वरना तुम लोग घोड़े के नीचे आकर मर जाओगे। वो लोग अपने घोड़ों को बिल्कुल भी आहिस्ता नहीं खा रहे होते। गली में जो लोग होते हैं और जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो सभी लोग जंप करते हुए साइड पर हटते हैं और अपने आप को बचाते हैं कहीं ये वो घोड़ों के नीचे ना आ जाए। हमारा शाओशुई और उसका बंदर भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। उसी वक्त वो घोड़ा उनके बहुत ज्यादा करीब पहुंच जाता है। घोड़ा वहाँ पर रुक जाता है, अपने पाँव को ऊपर की तरफ उठाता है और हमारा शाओशुई और उसका बंदर बेचारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तब बड़ी मुश्किल के साथ वहाँ पर ब्रेक लगाता है और ये दोनों बच ही जाते हैं। हमारा शाओशुई वहाँ पर बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ने की वजह से खांस रहा होता है कि उसे समझ नहीं आ रही होती कि इस बुढ़ी लड़की ने किया क्या। ये अपने घोड़े को उसके ऊपर चढ़ा देने वाली थी। ऐसी वहाँ से धूल मिट्टी हटती है और शाओशुई सामने की तरफ देखने लगता है। उसी वक्त वो लड़की अपने हंटर को यूज करते हुए शाओशुई के चेहरे के ऊपर अपने हंटर से अटैक करती है। उसके चेहरे के ऊपर कट लगता है, ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। शाओशुई अपने मुंह पर हाथ रखकर वहाँ पर खड़ा होता है, जबकि वो यंग लेडी उसे कहती है क्या तुम मरना चाहते हो, क्या तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली मरने के लिए, तुम मेरे घोड़े के सामने क्यों खड़े हो। तो हमारा शाओशुई गुस्से के साथ घूरकर उसकी तरफ देखता है तो वो यंग मिस उसे कहती है लगता है कि तुम यहाँ पर ऐसे नहीं हटने वाले, तुम आगे से रेजिस्ट कर रही हो जबकि मैं तुम्हें हटने का कह रही हूँ, लगता है तुम मरना चाहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मेरे सामने रेजिस्ट करने की। तो इस यंग मिस का नाम चुनलैन होता है। तो उसका भाई उसे कहता है चुनलैन तुम इस लड़के के साथ यहाँ पर बहस क्यों कर रही हो, जी तो पता नहीं कौन है और घटिया सा बैगर है, जी तो वो ये भिखारी दिखाई देता है, क्यों ना तुम अपने घोड़े के साथ इसको घोड़े के पाँव के नीचे देकर यहीं पर मार डालो, कौन सा इसके पीछे कोई रोने वाला है। शाओशुई इन दोनों को पहचानता है। वो कहता है लगता है कि ये दोनों बेवकूफ फैमिली के जू फेंगबो और फेंग फैमिली की चुनलैन है। चुनलैन फेंगबो की बात सुनने की बात कहती है तो फिर ठीक है, अब देखना मैं कैसे से अपने घोड़े के पाँव के नीचे देकर रोन देती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कौन जहाँ पर मुझे रोकता है। फिर साथ ही वो अपने घोड़े को लेकर आगे की तरफ बढ़ती है ताकि वो हमारे शाओशुई को अपने घोड़े के नीचे दे सके। उसी वक्त उसका लिटिल ब्रदर जल्दी से जंप करते हुए उस घोड़े के मुंह पर चढ़ जाता है। घोड़े के मुंह पर चढ़ने के बाद अपने पंजे के साथ उस बेचारे घोड़े के मुंह पर सारी खराशन डाल देता है, जिसकी वजह से वो घोड़ा बिदक जाता है और पीछे की तरफ जंप लगाता है। बेचारी चुनलैन उस घोड़े के ऊपर से नीचे गिर जाती है। उसके नीचे गिरने के बाद वो गुस्से के साथ सामने की तरफ देख रही होती है, जबकि उसी वक्त वो मंकी जंप करते हुए उसके चेहरे के ऊपर भी आकर चढ़ जाता है और उसके चेहरे के ऊपर भी खराशे डालने लगता है। बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है, वो वहाँ पर चीखे मार रही होती है, जबकि फेंगबो अपने साथियों से कहता है चलो जल्दी से आगे बढ़ो और इस बकवास बंदर को मार डालो। सबसे आगे आगे फेंगबो खुद होता है। वो अपनी तलवार लेकर भागता हुआ आगे बढ़ता है। हमारा मंकी उसकी तरफ देखता है और वो अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करता है। मंकी जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाता है और उसके अटैक को अवॉइड कर लेता है, जबकि वो दूसरे वाले के मुंह के ऊपर एक जबरदस्त किक मारता है और पीछे की तरफ जंप कर जाता है और फिर साथ ही उन लोगों की नकल भी उतारता है, जिससे वो लोग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही कमीना बंदर है। वो अपने साथियों से कहता है जल्दी से आगे बढ़ो, मुझे इस बंदर का सर चाहिए, इसको मार डालो। और वो सभी लोग जल्दी से भागते हुए उस बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो लोग उस बंदर को मारने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारा शाओशुई अपने उस स्नेक आर्ट को यूज करते हुए शाम की तरह बड़ी स्पीड से आगे
बढ़ता है और अपनी जंग मिस के सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो चुनलैन के सामने खड़ा होता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है, मिस चुनलैन, तुम्हें यहाँ पर गिरे रहने की क्या जरूरत है, चलो जल्दी से उठकर खड़ी हो जाए, तुम्हारे जैसी यंग मिस यहाँ पर गिरी हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उसको बाजू से खींचकर ऊपर खड़ा कर देता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। फिर साथ ही चुनलैन गुस्सा हो जाती है और कहती है, अपनी बकवास बंद करो, इस बंदर ने यहाँ पर मुझे नीचे गिराया है तो वो बंदर तो बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचेगा। वो अपने साथियों से कहती है, इस बंदर को मार डालो। जाओ शुई फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ पकड़कर उसे कहता है, मिस चुनलैन, अब बस भी करो, तुम्हें इस बेचारे बंदर को मारकर क्या मिलेगा, उस बंदर को छोड़ दो, मेरा छोटा भाई है, तुम मेरे छोटे भाई को तो नहीं मारना चाहोगी। उसने यहाँ पर जो कुछ भी किया वो सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। हमारे जाओ शुई ने क्योंकि उसका बाजू पकड़ा होता है, जिसकी वजह से चुनलैन वहाँ पर और भी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाकर उसे कहती है, गंदे भिखारी कहेंगे, तुम्हारे पास से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है, चलो जल्दी से मुझसे दूर हट जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसी मेरा हाथ पकड़ने की। तुम्हारा जाओ शुई से कहता है, अगर तुम यहाँ पर अपने साथियों को नहीं रोकोगी मेरे लिटिल ब्रदर के ऊपर अटैक करने से, तो फिर मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं यहीं पर तुम्हारा हाथ पकड़कर खड़ा रहूंगा। फैंग वो पीछे की तरफ देखता है कि वो वहाँ पर चुनलैन के पास खड़ा है। वो पीछे की तरफ मुड़ता है और अपने साथियों से कहता है, सभी लोग रुक जाओ, उस बंदर को छोड़ो और जल्दी से पीछे आओ, लड़के को मारो, उसने हमारी यंग मिस का हाथ पकड़ा हुआ है। ऐसी वो सभी लोग उसकी बात सुनते हुए पीछे की तरफ देखते हैं। उसी वक्त हमारे मंकी को यहाँ पर मौका मिल जाता है। मंकी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है। वहाँ पर 3 गार्ड्स होते हैं। वो तीनों गार्ड्स के बेल्ट को निकाल लेता है। जैसे ही वो उनके बेल्ट को निकाल कर आगे बढ़ाता है, साथ ही वहाँ पर हंस रहा होता है। सभी लोगों के कपड़ों के अंदर से जब उनकी बेल्ट को निकाल लेता है तो उन सभी लोगों के पजामे वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। वो सभी लोग वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फैंग वो अपने गार्ड से कहता है, तुम सभी लोग तो कुछ ज्यादा ही बेकार हो, तुम लोग तो एक बंदर को भी नहीं पकड़ पाए। हमारा जाओ शुई भी उन सभी की तरफ देखकर वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है और कहता है, सर अब देखो तो सही, वहाँ पर कितने सारे स्टीम बंस है, लेकिन ये सारे स्टीम बंस बहुत ज्यादा गंदे लग रहे हैं। वो असल में उनकी तशरीफ को स्टीम बन कह रहा होता है। तो फैंग वो अपनी तलवार को लेकर फिर से वहाँ पर गुस्से के साथ चिल्लाकर कहता है, अपनी बकवास बंद करो, अब तुम्हारी बारी है। जाओ शुई इसकी बात सुनने के बाद खामोश हो जाता है। फिर साथ ही वो यंग मिस चुनलैन की तरफ देखता है। वो उसकी तरफ देखता है तो उसे कहता है, क्या यहाँ पर तो उससे भी बड़े बड़े स्टीम बन है, लेकिन यहाँ पर तो 2 स्टीम बन है। वो उसकी चेस्ट की तरफ देख रहा होता है। जाओ शुई कहता है, वो वाले स्टीम बन बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे, लेकिन ये वाले तो बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं, मेरे तो मुंह में भी पानी आ रहा है। साथ ही हमारे जाओ शुई के मुंह से पानी भी बहता हुआ दिखाई दे रहा होता है। उसका बंदर भी वहाँ पर घूर कर देख रहा होता है कि यहाँ पर क्या करने वाला है। मिस चुनलैन चिल्लाकर कहती है, फैंग वो जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो। तो फैंग वो बड़ी स्पीड से भागता वहाँ पर आता और कहता है, कमीने कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुनलैन की तरफ इस तरह देखने की, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अपनी तलवार को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है और हमारा जाओ शुई से कहता है, तो तुम यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो, देखते हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम मुझे मार सकते हो या नहीं। और वो भी स्नेक पार्ट को यूज करते हुए बड़ी स्पीड से भागता हुआ उसकी तरफ आगे बढ़ता है। फैंग वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए अपनी तलवार के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो हमारा जाओ शुई इसके अटैक को अवॉइड कर लेता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है। हमारा जाओ शुई ग्राउंड के ऊपर गिर जाता है क्योंकि अभी तक उसने अपनी स्नेक आर्ट को अच्छी तरह से मास्टर नहीं किया, इसी वजह से वो नीचे गिर जाता है और फैंग बो उसके सामने खड़ा होता है। फैंग बो उसे कहता है, लगता है कि तुमने यहाँ पर कुछ ज्यादा ही स्पेशल मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स को मास्टर किया हुआ है, तुमने यहाँ पर किसी स्पेशल टेक्निक को यूज करते हुए मेरी तलवार को हरा दिया, लेकिन अब भी यहाँ पर कोई फायदा नहीं क्योंकि तुम आखिर पर मरने वाले हो और अब तुम्हारा खेल खत्म। और साथ ही वो अपनी तलवार को घुमाते हुए जैसे उसको मारने लगता है, उसी वक्त उसके सामने आकर एक बाला गिरता है। वहीं पर रुक जाता है और सामने की तरफ देखता है। जाओ शुई पीछे की तरफ देखता है कौन आया है। वो सभी लोग वहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर लॉन्ग फैमिली का एक सोल्जर आ जाता है। वो अपने बड़े से लाइन के ऊपर बैठा होता है। लॉन्ग फैमिली का सेकंड मेजर जनरल है जिसका नाम जाओ जैन है। जाओ जैन दूर से चिल्लाकर उसे कहता है, मैं लॉन्ग फैमिली का मेजर जनरल हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे लॉन्ग फैमिली के दामाद के ऊपर अटैक करने की, हमारी लॉन्ग फैमिली के दरवाजे के ऊपर। फैंग बो भी वहाँ पर उस वायलेंट लाइन टाइगर को देखकर काफी घबरा जाता है और कहता है, तो वाकई में सेकंड कमांडर है कि मैं यहाँ पर मुश्किल में पड़ने वाला हूँ। जाओ जैन उन सभी लोगों से कहता है, सभी लोग मेरी बात को कान खोलकर सुनो, अगर फ्यूचर में कभी भी किसी ने हमारी लॉन्ग फैमिली के दामाद के ऊपर अटैक करने की कोशिश की, उसकी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। फिर वो अपने सोल्जर से कहता है, चलो जल्दी से आगे बढ़ो और जाकर हमारे यंग मास्टर को ले आओ, हमारे दामाद को लेकर वापस आओ। और वो सभी सोल्जर्स आगे बढ़ते हैं कि फैंग वो अपनी तलवार को वापस रख लेता और कहता है, अब ये क्या बकवास है, लगता है कि यही वो लड़का है जाओ शुई, यानी कि वो जाओ फैमिली का यंग मास्टर, वो कचरा लड़का है जिसकी शादी लॉन्ग फैमिली में होने वाली है। अगली बार अगर ये लड़का मुझे मिला तो उसके बाद मैं इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। हमारा जाओ शुई सोल्जर्स के साथ अपनी लॉन्ग फैमिली के घर में वापस आ जाता है। वो दरवाजा खोलकर जब अंदर आता है तो उसकी वाइफ भागती हुई आगे बढ़ती है और आकर उसके गले लग जाती है और उसे कहती है, जाओ शुई तो तुम फाइनली वापस आ गए, चलो जल्दी से आओ और मेरे साथ खेलो। इस लड़की का नाम लॉन्ग जुएर है जो कि लॉन्ग फैमिली की यंग मिस है। तो जाओ शुई भी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जाओ शुई यहाँ पर हमें बताता है कि इसको कोई बीमारी है। वो सोच रहा होता है कि मुझे यहाँ पर कोई ना कोई इसका इलाज ढूंढना होगा ताकि मैं इसकी स्पिरिट को दोबारा से ठीक कर सकूं, इसकी बीमारी को ठीक कर सकूं। वहीं पर लॉन्ग जुएर की नजर उसके बंदर के ऊपर भी पड़ती है। वो कहती है, ये बंदर तो बहुत ज्यादा प्यारा है, चलो ठीक है मैं फिलहाल इसी के साथ खेल लेती हूँ। वो उसके साथ भी वहाँ पर खेलना स्टार्ट कर देती है। तो उसी वक्त उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं जिनका नाम लॉन्ग टियानबा होता है, मिलिट्री के जनरल
होती है वो वहाँ पर आते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर अपने गेस्ट के साथ इस तरह रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए। जैसे टियानबा वहाँ पर पहुँचते हैं वो अपने दामाद की तरफ देखकर कहती है पहले तुझे लड़का बिल्कुल एक बेवकूफ हुआ करता था जिसके पास कोई भी कल्टीवेशन नहीं थी, लेकिन इसे देखकर लगता है कि इसकी कल्टीवेशन वापस आ गई है, ये तो अच्छी बात है। शाओशुई से बताता है ग्रैंडफादर पिछले कुछ दिनों से गायब था क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे किडनैप कर लिया था और मुझे किडनैप करने के बाद उन्होंने मुझे होपलेस डीमन अबिस के अंदर फेंक दिया था। मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से जिंदा बचकर बाहर आ पाया हूँ। उसके ग्रैंडफादर उसकी बात सुनने के बाद गुस्सा आ जाते हैं और कहते हैं ऐसा कौन है जो कि हमारी लॉन्ग फैमिली के दामाद के साथ ये सब कुछ करने की हिम्मत कर सके। इस एम्पायर की मिलिट्री का जनरल हूँ, जहाँ तक कि एम्परर भी मेरे सामने बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हैं। आखिर किसकी इतनी हिम्मत है कि जो मेरे फैमिली के दामाद को उठाकर डीमन अबिस के अंदर फेंक गए। मुझे एक बार उन लोगों का पता चल गया तो मैं उनकी पूरी की पूरी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। हमारा शाओशुई इनसे कहता है ग्रैंडफादर आपको ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इस मंकी ने मेरी जान बचाई है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि इसे रास्ता भी पता था और इसने मेरी जान बचा ली। लॉन्ग टियानबा भी ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं लगता है कि गॉड ने हमारी सुन ली, तुम्हारी मेडियंस भी फिर से ठीक हो चुकी है और तुम दोबारा से कल्टीवेट कर सकते हो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फाइनली मुझे मेरी फैमिली के लिए एक सक्सेसर मिलने वाला है। लॉन्ग टियानबा अपने लोगों से कहते हैं तुम सभी लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, मैं यंग मास्टर को यहाँ पर पर्सनली हील करूंगा, मैं खुद से यहाँ पर हील करने वाला हूँ। बाकी के सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। उन सभी के चले जाने के बाद लॉन्ग टियानबा अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए शाओशुई की बॉडी के अंदर अपनी पावर्स को इंसर्ट करते हैं ताकि वो उसकी बॉडी को यहाँ पर हील कर सके। ग्रैंडमा उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प करते हैं ताकि उसे कल्टीवेशन पाथ के ऊपर आगे बढ़ा सके और उसे यहाँ पर ब्रेक थ्रू भी करवाते हैं। उसके बाद वो अपने पास से एक जिनसिंग निकालते हैं और उसे कहते हैं क्या तुम्हें पता है कि ये जिनसिंग कितनी स्पेशल है। ग्रैंडमा उसे कहते हैं ये वाली जिनसिंग खाने की वजह से तुम्हारी जान स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ेगी, कल्टीवेशन में तुम्हें मदद मिलेगी। कितनी ज्यादा मदद मिलेगी ये तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है या फिर तुम्हारी बॉडी की कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिपेंड करेगा। शाओशुई के पास से वो 100 ईयर ओल्ड जिनसिंग ले लेता है और उनसे कहता है ग्रैंडपा आपने मुझे बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया, आप इस दुनिया में मेरे सबसे अच्छे ग्रैंडपा हैं। ग्रैंडपा भी जाते हुए उसे कहते हैं जितना ज्यादा तुम अच्छे से कल्टीवेट करोगे हमारी लॉन्ग फैमिली को उतना ज्यादा फायदा होगा ताकि तुम मेरी बेटी को और भी ज्यादा अच्छे से प्रोटेक्ट कर सको। मैं बताया ना कि 7 दिन के बाद फैमिली की जो पैट्रियार्च है उनकी बर्थडे होने वाली है और मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी जाओ फैमिली में वहाँ पर जाना चाहिए और जाकर उनको फेस करना चाहिए। जाओ जैन को पहले से कह देता हूँ कि वो तुम्हारे लिए एक नई आउटफिट बना दे ताकि तुम बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए जा सको। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 3 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में हमारा शाओशुई फाइनली अपनी जाओ फैमिली में वापस जाएगा। यहाँ पर जाने के बाद उसे अभी अपना बदला भी तो लेना है तो ये बदला वहीं पर जाकर लेगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, वेंजेंस के एपिसोड 4 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था अरे जाओ भाई की जो उसके ससुर जी होते हैं वो अपने पास से एक जेंसन को निकालते हैं और उसे दे देते हैं और कहते हैं तुम्हें इस जिनसिन को खाना होगा, इसको खाने से तुम्हारी कल्टीवेशन काफी ज्यादा बढ़ेगी, तुम्हारी सोल भी ज्यादा स्ट्रेंथन होगी। तो वो उनको थैंक यू बोलता है और कहता है ग्रैंडपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आने से पहले लॉन्ग टियानबा उसको बताकर जाते हैं कि तुम्हारी जाओ फैमिली की जो पैट्रियार्च है उनकी बर्थडे पार्टी 7 दिन के बाद होने वाली है। मुझे लगता है कि तुम्हें भी वहाँ पर जाना चाहिए। मैंने जाओ को बता दिया है, वो तुम्हारे लिए सारे अरेंजमेंट्स कर देगा और नहीं तुम्हारे लिए पोशाक भी बना देगा। शाओशुई अपने कल्टीवेशन रूम के अंदर जाता है, वहाँ पर बैठकर आराम से कल्टीवेट कर रहा होता है। वहीं पर कल्टीवेशन के दौरान ही वो अपने जिनसिंग को भी खाता है जिसको खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी पावर आती है। और शाओशुई अपने रूम में बैठकर एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम राइजिंग ड्रैगन सीक्रेट आर्ट होता है उसको यूज कर रहा होता है, यानी कि उसको मास्टर करने की कोशिश कर रहा होता है। वो वहीं पर बैठे बैठे उस टेक्निक को मास्टर करता है और वहाँ पर आसमान के ऊपर एक ड्रैगन दिखाई देता है और आसमान के ऊपर बहुत सारी बिजलियां भी चमकती है। शाओशुई स्पेशल ड्रैगन आर्ट को यहाँ पर मास्टर कर लेता है। उस जिनसिंग को खाने की वजह से उसकी बॉडी के अंदर काफी सारी जान पावर आती है। वो कहता है अगर मैंने यहाँ पर किसी और डीमन को मारकर उसके ब्लड को अपनी बॉडी के अंदर ऐड किया तो मुझे यहाँ पर कुछ नए एट्रीब्यूट्स और कुछ नई पावर्स मिलेंगी। शाओशुई कहता है मुझे कहीं ना कहीं से तो डीमन ब्लड हासिल करना होगा और यहीं पर वो हमें इस बारे में बताता है कि यहाँ पर शहर में वो कहाँ से डीमन ब्लड हासिल कर सकता है। वो कहता है हमारे इंपीरियल कैपिटल में एक ही शॉप है जहाँ से हमें ये सब कुछ मिल सकता है। शाओशुई इंपीरियल कैपिटल में उस शॉप के ऊपर चला जाता है जिसके पास इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है। उसके पास डीमन का ब्लड भी होता है। वो उसे बता रहा होता है कि ये डीमन बहुत ज्यादा जाइगेंटिक है, इसका ब्लड अगर तुम पी लेते हो तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा पावर मिलने वाली है। वो हमारे शाओशुई से कहता है सिर्फ 100 सिल्वर कॉइन्स में तुम्हें ये वाला ब्लड मिल जाएगा। तो हमारे शाओशुई से कहता है तो फिर ठीक है मुझे ये वाला ब्लड दे दो। शाओशुई उसके पास एक वुल्फ का ब्लड ले लेता है। वो वुल्फ का डीमन ब्लड होता है, वो एक डीमन वुल्फ होता है जिसका वो ब्लड होता है। वो उसके पास से ब्लड लेने के बाद वापस चल पड़ता है और कहता है कि अब इस डीमन वुल्फ के ब्लड की वजह से मैं काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला हूँ। तो यहीं से हमें नेक्स्ट सीन जाओ फैमिली का दिखाया जाता है। जाओ फैमिली का वो दिन आ जाता है जिस दिन ग्रेट पैट्रियार्च का बर्थडे होने वाला है। हमारे शाओशुई का सोतेला भाई दरवाजे के ऊपर खड़ा होता है, सभी मेहमानों को वेलकम कर रहा होता है। यहीं पर चुनलैन अपने फादर के साथ आती है
और उसके फादर वहाँ पर उसको कहते हैं कंग्रेचुलेशन, हम लोग यहाँ पर इस बर्थडे पार्टी को एंजॉय करने के लिए आए हैं और साथ ही यहाँ पर गिफ्ट देने के लिए आए हैं। शाओशुई का भाई उसे कहता है मुझे आप सभी लोगों को यहाँ पर वेलकम करते हुए बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, प्लीज जल्दी से अंदर आए। चुनलैन के फादर उसे कहते हैं तुम्हें यहाँ पर मुझे इस तरह से ग्रीट करने की जरूरत नहीं है, मेरे से ज्यादा फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे फादर और मैं हम दोनों ही ग्रेट ऑफिशियल्स हैं। लेकिन साथ ही वो यहाँ पर अपनी बेटी चुनलैन की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं यंग मैन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर से बाद में मेरी बेटी चुनलैन के साथ बातचीत करनी चाहिए, तुम दोनों को आपस में अच्छा रिलेशन रखना चाहिए। शाओशुई का भाई भी ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश होता है, वो चुनलैन की तरफ देख रहा होता है, लोगों से कहता है ठीक है आप लोग अंदर चले जाएं, मैं आप सभी को आपके रूम तक पहुंचा देता हूँ। इस वक्त एक और लड़का भागता हुआ उसके पास आता है, उसे कहता है यंग मास्टर मेरे पास एक न्यूज है, शो फैमिली का यंग मास्टर यहाँ पर आ चुका है, वो अपने साथ कुछ गिफ्ट्स भी लेकर आया है लेकिन वो काफी गुस्से में लग रहा है। तो ये सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ घूमते हैं तो शो फेंगबू वहाँ पर आता है और यंग मास्टर उसके पास जाता है और उसे कहता है फेंगबू तुम्हें क्या हुआ, तुमने इस तरह का चेहरा क्यों बनाया हुआ, तुम तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे हो। फेंगबू उसे कहता अपनी बकवास बंद करो, अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता कि कुछ दिन पहले मेरे साथ क्या हुआ था, तुम्हारी फैमिली के एक लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा इंसल्ट किया था। यंग मास्टर से कहता है मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ किसने किया, क्या तुम मुझे बताओगे ये सब कुछ किस बारे में बात कर रहे हो। फेंगबू से कहता है तुम्हारे छोटे भाई ने, तुम्हारे सौतेले भाई ने, जो कि अब लॉन्ग फैमिली का दामाद बन चुका है। शाओशुई का भाई ये बात सुनते ही पहले तो बहुत ज्यादा हैरान होता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। वो उसे कहता है उस लड़के के साथ जो कुछ भी हुआ वो सब में मेरी कोई भी गलती नहीं है, उसे लगता है कि शायद यहाँ पर ये बात कर रहा है कि वो मर गया। लेकिन फेंगबू गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है अरे उस सौतेले भाई ने ना सिर्फ अपनी कल्टीवेशन को वापस हासिल कर लिया है कि वो तो यान स्कॉलर लेवल तक भी पहुंच चुका है। चुनलैन भी उनके पास ही आ जाती है और उनसे कहती है तुम्हारा भाई वाकई में बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, उस भाई की वजह से मुझे भी वहाँ पर काफी ज्यादा शर्मिंदगी फेस करना पड़ी, उसने हमारे साथ बहुत ज्यादा बदतमीजी की है। फेंगबू शाओशुई के भाई से कहता है आज मैं यहाँ पर तुम्हारे एल्डर को बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए आया हूँ, ना सिर्फ उसे बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए आया हूँ बल्कि मैं तुमसे एक फेवर भी चाहता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी मदद जरूर करोगे। शाओशुई का सौतेला भाई उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, मुझे बताओ, जहाँ तक हो सका मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। वो उसे कहता है मैंने सुना है कि उस लड़की शाओशुई की माँ अभी भी यहीं पर है, वो अभी भी जाओ फैमिली में है। यंग मास्टर भी उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है हाँ वो अभी भी यहीं पर है, वो हमारी जाओ फैमिली में ही है, लगता है कि तुम यहाँ पर कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग करने वाले हो, चलो फिर ठीक है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चलता हूँ। शाओशुई का सौतेला भाई उनको अपने साथ लेता है तो चुनलैन के साथ उसकी दोस्त भी होती है और साथ में फेंगबू, ये चारों लोग जल्दी से उस घर की तरफ जा रहे होते हैं। घर के दरवाजे के बाहर एक नौकरानी खड़ी होती है तो शाओशुई का सौतेला भाई उससे पूछता है क्या वो कमीनी अंदर है। वो नौकरानी उसे कहती है यंग मास्टर लेडी जाओ अभी अंदर है। तो वो जल्दी से आगे बढ़ता है, उस बेचारी नौकरानी को थप्पड़ मारते हुए साइड के ऊपर फेंक देता है और कहता है अपनी बकवास बंद करो, उस कमीनी औरत को यहाँ पर लेडी जाओ कहने की जरूरत नहीं है। और साथ ही वो दरवाजे पे किक मारते हुए अंदर आता है और कहता है कमीनी कहेगी कहाँ पर है तू। हमारे शाओशुई की मदर उसके सामने सर झुकाकर बैठ जाती है और उसे कहती है यंग मास्टर आप यहाँ पर क्या करने के लिए आए हैं। उसे कहता है घटिया औरत, चलो जल्दी से अपना सर उठाकर बात करो, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने इस तरह कमीनी औरतों की तरह ना बैठ जाया करो। तो शाओशुई की मदर जब उनकी तरफ देखती है तो वो काफी ज्यादा खूबसूरत और यंग लेडी होती है, ये देखकर तो वो दोनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान होती हैं। चुनलैन जल्दी से आगे बढ़ती है और गुस्से के साथ उसे कहती है तुम उस कमीने शाओशुई की माँ हो, तो चलो जल्दी से यहाँ पर हमारे सामने घुटने टेक कर अपना नाक रगड़ो और हमसे माफी की भीख मांगो अपने बेटे की वजह से। शाओशुई की मदर भी उठकर खड़ी हो जाती है और उनसे कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, आज तुम लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो। चुनलैन उसकी वजह से काफी गुस्सा होती है और आगे बढ़ने लगती है, जबकि उसी वक्त फेंगबू से रोक देता और कहता है जरा रुको मुझे इससे डील करने दो। और फेंगबू यहाँ पर ठड़कुना दिखाते हुए उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अपने घुटने टेक कर माफी की भीख मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस मुझे सर्व करना होगा। अगर तुमने मुझे यहाँ पर खुश कर दिया तो फिर ठीक है मैं तुम्हारे बेटे की गलती को माफ कर दूंगा। तो बस सुनते ही आंटी जाओ काफी ज्यादा घबरा जाती है कि शाओशुई का सौतेला भाई आगे बढ़ता है और उसे कहता है यंग मास्टर फेंगबू लगता है कि तुम्हारा इसके ऊपर दिल आ गया है, चलो फिर ठीक है अगर तुम चाहो तो तुम इसे अपने साथ लेकर जा सकते हो, तुम इसे अपनी फैमिली में जाकर रख लेना और तुम इसके साथ जो चाहे वो कर सकते हो। यंग मास्टर फेंगबू भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, कहता है ये आइडिया तो काफी ज्यादा अच्छा है, लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वो आगे बढ़ता है और कहता है उस कमीने शाओशुई की मदर तो वाकई में बहुत ज्यादा खूबसूरत है और ये अभी बहुत ज्यादा जवान भी है। उसकी थोड़ी भी हाथ लगाता है और कहता है मुझे इस औरत को बहुत ही स्पेशल ट्रीटमेंट देना चाहिए जिससे इसे मैं हमेशा याद रहूं। हमारी जाओ आंटी इसकी वजह से रोना शुरू कर देती है और फिर साथ ही उसको झटका देते हुए कहती है अपनी बकवास बंद करो, लोग बहुत ही घटिया इंसान हो, मैं तुम सभी लोगों के साथ इस तरह का कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, ना ही मैं किसी को सर्व करने वाली हूँ। और वो जल्दी से पीछे की तरफ जाती है और जाकर अपने पिलर के साथ अपना सर टकराती है और कहती है पहले कि कोई मुझे हाथ लगाए मैं अपनी जान दे दूंगी। वो उस पिलर के साथ अपना सर टकराकर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है क्योंकि उसके सर से बहुत ज्यादा ब्लड बह रहा होता है। ऐसे वो वहाँ पर अपना सर टकराकर बेहोश हो जाती है। उसी वक्त शाओशुई भी वहाँ पर पहुंच जाता है, अपनी माँ के लिए कुछ लेकर आता है, उसके हाथ से वो चीज गिर जाती है और वो साथ ही कहता है माँ। वो जल्दी से भागता हुआ जाता है, जाकर अपनी माँ को अपनी गोद में पकड़कर बैठ जाता है और कहता है तुम लोगों ने मेरी माँ के साथ क्या किया। रोते हुए अपनी माँ से कह रहा होता है माँ जल्दी से उठ जाओ, मैं ऐसे नहीं मर सकती, मैं यहाँ पर आया था ताकि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर जा सकूँ, हम लोग यहाँ पर जाओ फैमिली में और ज्यादा नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, हम लोग अपना घर बनाएंगे। इसी वक्त कमांडर जैन आके पड़ते हैं और जाकर उसकी मॉम को चेक करने के बाद कहते हैं ये ठीक है फिलहाल के लिए ये बेहोश हो गई
गई है। वो अपने पास एक पिल निकाल कर उसे दे देते हैं और कहते हैं ये पिल इसे खाने दो, लगता है कि 3 दिन के बाद ये ठीक हो जाएंगी। हमारा जाओ शुई उस कमांडर से कहता है ब्रदर जाओ, क्या तुम मेरी माँ को यहाँ पर प्रोटेक्ट कर सकते हो? मुझे पहले इन लोगों से बदला लेना है। फिर साथ ही वो उठकर खड़ा हो जाता है और उन सभी लोगों की तरफ घूर कर देखता है। अरे जाओ शुई का सौतेला भाई कहता है ये कमीना तो अभी तक जिंदा है, मुझे इससे निमटने के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। मुझे लगता है कि फेंगबो को यहाँ पर यूज करते हैं, इसकी जू फैमिली को यूज करते हुए इससे निपटा जा सकता है। साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है तुम हमारी फैमिली के कचरे हो और तुम्हें यहाँ पर हक नहीं है कि तुम हमारे सामने यहाँ पर खड़े होकर हमें गुस्से के साथ घूर सको। जाओ शुई इन सभी की तरफ देखता है और उनसे कहता है तुम सभी को यहाँ पर मरना होगा। इसी के साथ ही वो वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। वो एक चीख मारता है, उसकी बॉडी के अंदर से काफी सारी जान पावर रिलीज होती है। जाओ शुई ने डीमन वुल्फ के ब्लड को पिया था, जिसकी वजह से अब उसे नई पावर मिली है। वो डीमन वुल्फ के ब्लड फुल फिस्ट को यूज कर सकता है, यानी कि वो पंच मारेगा तो उसके पंच के अंदर वुल्फ के जितनी पावर होगी। वो आगे बढ़ता है उसे पंच मारने के लिए। सबसे पहले तो वो यंग मास्टर फेंगबो के चेहरे के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है। वो उसे पंच मारता है तो फेंगबो उठता हुआ पीछे जाकर गिरता है। पीछे गिरने के बाद वो फिर से भागता हुआ आगे बढ़ता है और उसे कहता है इतनी आसानी के साथ मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ, आज मैं तुम सभी में से किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। और वो आगे बढ़कर उसे एक जबरदस्त किक मारता है, वजह से वो उसके बाजू को तोड़ देता है। जब उसके बाजू को तोड़ देता है तो यंग मास्टर फेंगबो वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और वहीं पर गिरकर रोना शुरू कर देता है। उसके बाद हमारा जुंजी फिर से आगे बढ़ता है, दोनों बाजू से पकड़ लेता है और उसके दोनों बाजू को पकड़कर वो अपने पाँव को उसकी कमर पे रखता है और उसके दोनों बाजू उखाड़ देता है। इसकी वजह से फेंगबो और भी ज्यादा चिल्लाना शुरू कर देता है। बाकी के तीनों से देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। फेंगबो को इतनी बुरी तरह से पीटने के बाद फेंगबो तो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो जबकि उसके बाद चुनलैन की बारी आती है, चुनलैन भागना शुरू कर देती है और कहती है मेरे करीब मत आना, मेरे करीब मत आओ, हमारा जाओ शुई इसको भी नहीं छोड़ने वाला। वो आगे बढ़ता है और चुनलैन के चेहरे पर एक जबरदस्त थप्पड़ मारता है। सिर्फ एक ही थप्पड़ के साथ चुनलैन ग्राउंड के ऊपर जाकर पटकती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। हमारा जाओ शुई से कहता है तुम्हारे जैसी घटिया औरत को तो मर जाना चाहिए, जो कि अपने सामने जहाँ पर दूसरी औरत के साथ ये सब कुछ होते हुए देख रही थी। के बाद वो तीसरी लड़की की तरफ आगे बढ़ता है जो कि चुनलैन की दोस्त होती है। वो उसे कहती है मुझे मत मारना, मैं तो बस इसकी दोस्त और इनके साथ यहाँ पर चली आई, मेरा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है। हमारा जाओ शुई इस लड़की के मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता है जिससे वो भी नीचे गिर जाती है। फिर साथ ही हमारा जाओ शुई इसके चेहरे के ऊपर अपना पाँव रख लेता है और उसे कहता है तुम कह रही हो कि तुम्हारा इस सबसे कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई बेवकूफ हूँ? अगर तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं तो तुम्हें इन सभी को रोकना चाहिए था। और उसके बाद लास्ट के ऊपर उसके सुतेले भाई की बारी आती है। वो उसे कहता है मुझे पता है कि सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है, तुम इन सभी को यहाँ पर मेरी माँ के पास लेकर आए हो। दिला भाई से कहता है ये तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो? मैं तुम्हारा भाई हूँ, तुम मुझे मार नहीं सकते। क्योंकि हमारा जाओ शुई इसकी बात सुनने के बाद कहता है तुम्हें लगता है कि तुम आज भी मेरे भाई हो, कभी तुमने मुझे अपने भाइयों की तरह ट्रीट किया। और साथ ही वो वहाँ पर चिल्लाकर उसे कहता है मैं 5 साल का था, उस वक्त तुमने मुझे इतना ज्यादा पीटा था कि मैं मरते मरते बचा था। उसके बाद तुमने एक क्रोकोडाइल को पकड़ने के लिए मुझे पानी के अंदर फेंक दिया था, मैं याद है उस वक्त भी मैं मरते मरते बचा था। फिर साथ ही वो अपनी माँ की तरफ देखता और कहता है मेरी माँ यहाँ पर हर रोज बहुत ज्यादा मेहनत करती है और तुम सभी लोग उसे खाने के लिए क्या देते थे? अपना बचा कुचा बहुत ही घटिया खाना उसे खाने के लिए देते थे, लेकिन फिर भी मेरी माँ ने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। इसके साथ ही तुमने मुझे बहुत ज्यादा पीटा और ये सब कुछ तुम अपने भाई के साथ कर रहे थे, क्या उस वक्त तुम्हें ख्याल नहीं आया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ? सुदेला भाई उसे कहता है वो तो सिर्फ और सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तब तो हम लोग छोटे बच्चे हुआ करते थे। जाओ शुई वहीं पर अपनी डीमन पावर्स को रिलीज करता है, अपने 5 में पावर को गैदर करता है और उसे कहता है नहीं आज तुम बिल्कुल भी मेरे हाथों से नहीं बच सकते, आज तो तुम्हें मरना होगा। उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 4 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारे जुंजी का वेंजेंस यहाँ पर कंप्लीट हो पाएगा या नहीं। थोड़ी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।